श्री राहुल कुमार सिंह से आग्रह करूंगा कि वे आए और अपनी बात रखें। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। यह मेरे लिए दूसरा अवसर है जब हमारे आदरणीय बालचंद्र जैन जी के लिए मुझे कुछ अपनी बातें कहने का संयोग बना है। उनका जब निधन हुआ था उस अवसर पर मैंने उनको याद करते हुए एक छोटी सी टिप्पणी मैंने लिखी थी। जब वो उस समय हरिभूमि समाचार पत्र हुआ करता था, उसके संपादकीय पृष्ठ पर 8वें कॉलम में पूरे कॉलम में वो प्रकाशित हुआ था। संयोग है कि उसकी प्रति मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। मैंने प्रयास किया था इस अवसर पर कि वो अगर मिल सके तो वो मुझे उपलब्ध नहीं हुई, और ये आज दूसरा अवसर है सार्वजनिक रूप से जब मुझे कुछ बातें कहने का अवसर मिल रहा है। मैं उस प्रसंग से याद करना चाहता हूँ जिसकी चर्चा यहाँ हुई, जिसका उल्लेख हुआ कि जब जबलपुर उप संचालक कार्यालय के अंतर्गत हम लोग काम किया करते थे। ये मैं स्पष्ट कर दूं कि आदरणीय जैन साहब की सेवानिवृत्ति के पश्चात मैंने अपनी शासकीय सेवा आरंभ की थी, तो सीधे उनके मातहत के रूप में मुझे काम करने का अवसर नहीं मिला। जब जबलपुर हम गए थे, गायकवाड़ साहब साथ होते थे और हम लोगों का एक निश्चित ये होता था कि जबलपुर में रहते हुए जब भी बैठकों के लिए जाते थे या जबलपुर जाना हो तो जैन साहब से जरूर मिलते थे। जब पहली बार जबलपुर जाकर जैन साहब से मेरा मिलना हुआ तो चर्चा के दौरान उन्होंने मुझसे कहा कि आपने तो प्राची निकेतन से म्यूजियोलॉजी किया था। ये मेरे लिए इतना सुखद आश्चर्य था, और उसका संदर्भ ये है कि जब मैं 1982 में प्राची निकेतन भोपाल में संग्रहालय विज्ञान का स्नातकोत्तर पत्रोपाधि की पढ़ाई कर रहा था, हमारे वाइवा के लिए आदरणीय जैन साहब वहाँ आए थे, और वास्तव में मेरी पहली मुलाकात या उनसे परिचय प्रत्यक्ष तभी हुआ था। यूँ तो जहाँ अपनी पढ़ाई के दौरान हम लोगों ने उत्कीर्ण लेख और उनके दूसरे लेखों का हमेशा हमको लाभ मिला था, लेकिन तब मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ कि एक बहुत सामान्य से विद्यार्थी का, जिसका उन्होंने कभी इंटरव्यू लिया था, जो वाइवा लिया था, वो उनको स्मरण है। और संभवतः ये कारण था कि मैं तब भोपाल प्राची निकेतन में अकेला छत्तीसगढ़ का, रायपुर का विद्यार्थी था। छत्तीसगढ़ से वहाँ और कोई विद्यार्थी नहीं था। इस क्रम में दूसरी एक घटना मैं याद करने का प्रयास कर रहा हूँ। 1987-88 में डॉक्टर प्रमोद चंद्र, जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भारतीय कला के प्रोफेसर रहे हैं, वो उनका जबलपुर प्रवास हुआ। गायकवाड़ साहब साथ थे, हम लोगों से चर्चा हुई तो प्रमोद चंद्र साहब ने जबलपुर जाने पर दो लोगों से मिलने को बहुत ज़रूरी बताया। एक थे JL मेहता, जवाहरलाल मेहता जी, जो हमारे देश के सबसे बड़े दार्शनिकों में से, अपने समकालीन दार्शनिकों में से शुरुआत के बहुत बड़े दार्शनिक माने जाते थे। और दूसरे बालचंद जैन जी से उन्होंने मिलने की इच्छा व्यक्त की और फिर उनके यहाँ गए। जो चर्चाएं वहाँ हुई, उसके बाद एक जैन साहब का एक वो व्यक्तित्व का स्वरूप हम लोगों को पहली बार जानकारी में आया जब बनारस के दिनों को प्रमोद चंद्र साहब ने याद किया कि बनारस की 3 महान विभूतियाँ, राय कृष्णदास,
वासुदेव शरण अग्रवाल और मोती चंद्र, प्रमोद चंद्र जी के पिताजी। ये तीनों बनारस में नगवा मोहल्ला है और तीनों का निवास आसपास था। प्रमोद चंद्र जी ने बताया कि बालचंद्र जैन साहब आते थे तो वो उस समय युवा थे, कनिष्ठ थे, लेकिन ये जो बनारस की विद्वत मंडली हुआ करती थी, वो विद्वत मंडली उनको पूरे महत्व के साथ उस मंडली में शामिल करती थी और चर्चा में वो भाग लिया करते थे। उनकी जो युवा प्रतिभा थी, उस प्रतिभा से बनारस के ये मूर्धन्य विद्वान प्रभावित हुआ करते थे और बाद में यही एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा, उनकी प्रतिभा, उनका जो ज्ञान था कि न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का जिसका मुख्यालय बनारस हुआ करता था, तो उससे वो लगातार जुड़े रहे। दरअसल छत्तीसगढ़ के सिक्कों की सूची वो उन्होंने प्रकाशित की। उसी तरह जब न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का जुबली वॉल्यूम निकला, उसमें उन्होंने एक विस्तृत सूची प्रकाशित की थी। जो इस तरह के ढेर सारे कार्य उन्होंने किया था। नागपुर संग्रहालय से चूंकि वो जुड़े रहे और ये वो दौर था जब नागपुर सीपीएम दराज से मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंतर्गत फिर रायपुर निर्माण होना था। तो रायपुर संग्रहालय और नागपुर संग्रहालय की हमको इस बात की बहुत अच्छे से जानकारी काफी हद तक है कि नागपुर संग्रहालय की ढेर सारी सामग्री यहाँ पुराने संदर्भों में मिलता है कि ये नागपुर संग्रहालय में संग्रहित है, जो अब रायपुर संग्रहालय में है। और मुझे इस बात का अनुमान है कि चूंकि वो इन दोनों, पहले वो नागपुर और फिर बाद में रायपुर संग्रहालय में रहे, तो ये जो सामग्रियां रायपुर आई, उसके पीछे आदरणीय जैन साहब का बहुत बड़ा योगदान था, ऐसा मुझे अनुमान होता है। ये मैंने किसी दस्तावेज में, किसी रिकॉर्ड में नहीं देखा है, लेकिन ये बहुत स्पष्ट रूप से अनुमान होता है। उस दौरान वो जब यहाँ अपने काम के दौरान मुझे देखने को मिला, तो रायपुर संग्रहालय के लिए तो बाकी बातें कही गई हैं। एक बात की चर्चा हमेशा हुआ करती थी कि जब जैन साहब थे तो रायपुर संग्रहालय के लिए लोग संग्रहालय देखने आते थे और उतने ही लोग रायपुर संग्रहालय की प्रसिद्धि होती थी यहाँ के बगीचे के लिए। वो इतना सुंदर बगीचा होता था और ये एकदम मेरे लिए एक अनजाना पक्ष था कि उनको। और दूसरा, इस बात की पुष्टि हुई जब यहाँ हम जिस इस कक्ष में बैठे हुए हैं, ये कक्ष मूलतः ग्रंथागार हुआ करता था, लाइब्रेरी हुआ करती थी। और इस लाइब्रेरी में जो महंत सर्वेश्वर दास ग्रंथालय के साथ दो और खंड होते थे। एक खंड होता था जिसको सीआर लाइब्रेरी और दूसरे को ओएसडी। सीआर होता था क्यूरेटर रेफरेंस। तो जब वो लाइब्रेरी, क्यूरेटर रेफरेंस लाइब्रेरी का अवलोकन करने का मुझे अवसर मिला, तो मैंने देखा कि उसमें गार्डनिंग और बागवानी की ढेर सारी पुस्तकें हैं। और यह तब मुझे समझ में आया कि संग्रहालय को, जो आधुनिक संग्रहालय विज्ञान है, उस संग्रहालय विज्ञान में ये बात कही जाती है कि संग्रहालय का पूरा परिसर और माहौल ऐसा आकर्षक होना चाहिए। और ये जो कॉन्सेप्ट थी, ये अवधारणा थी, मुझे लगा कि ये तब उस समय से जैन साहब के ध्यान में थी और इसलिए वो इसको इतना विकसित रूप से यहाँ के संग्रहालय परिसर को, चूंकि ये क्षेत्र मिला हुआ था, पर्याप्त इसमें स्थान था। बहुत सारे लोग जो आकर्षण, जबलपुर की चर्चा हो रही थी, रायपुर में जो बाद के लोग हैं जिनसे मेरी मुलाकात होती थी, और वो जैन साहब का आकर्षण था या वो चुंबकीय व्यक्तित्व था जिसके कारण उनके समय में और आखिर तक डॉक्टर विष्णु सिंह ठाकुर, हरि ठाकुर जी या पंडित राम निहाल शर्मा जो संस्कृत के विद्वान थे, हमेशा इन तीनों से हम लोगों की मुलाकात होती थी और वो इस दौर को याद करते थे। कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम उनके हैं। उन महत्वपूर्ण कामों में जो भाषा को लेके राजपाल देव का एक ताम्रपत्र उन्होंने एडिट किया, जो द्विभाषी अपने किस्म का अनूठा ताम्रपत्र है।
वहीं रायपुर के इतिहास के लिए जो दानीपाड़ा का शिलालेख है वो उन्होंने एडिट किया। ऐसी चीजों की ओर उनका बहुत ध्यान होता था कि इतिहास का ऐसा कौन सा अछूता पक्ष है जिस पर बात करनी चाहिए। और बहुत रोचक ये कि जब दानीपाड़ा का शिलालेख उन्होंने पढ़ा तो उसको यहाँ से हरि ठाकुर जी का जो अखबार निकलता था राष्ट्रबंधु, सबसे पहले उन्होंने वहां प्रकाशित कराया। बाद में ये परंपरा तब के विद्वानों की रही है कि वो प्राथमिक रूप से किसी स्थानीय समाचार पत्र में, जिससे स्थानीय लोग भी उससे लाभान्वित हो सकें, और उसको बाद में फिर किसी रिसर्च जर्नल में। तो वो ऐसे विद्वान थे कि जो स्थानीय पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में, प्रकाशनों में, पत्रिकाओं में लेख लिखा करते थे कि जिससे ये सिर्फ अपनी विद्वत्ता की प्रतिष्ठा के साथ साथ लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों की रुचि विकसित करने के लिए भी काम किया जाए, इस तरह लगातार वो प्रयास किया करते थे। एक व्यक्तिगत रूप से जो बात मैं कह के अपनी बात पूरी करूंगा कि दरअसल उनके व्यक्तित्व का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष मुझे, जिसकी चर्चा हो सकते था कि हाँ हो रही थी, विश्वकर्मा जी ने भी जिक्र किया, वो इस परंपरा को अविच्छिन्न रखने के लिए, ये नियमित रहे परंपरा, इसके लिए सदैव प्रयासशील रहते थे। और जैसे उन्होंने यहाँ के सूची पत्र कैटलॉग के लिए प्रयास किया, उन्होंने जबलपुर संग्रहालय के कैटलॉग के लिए प्रयास किया था और उसके लिए क्रेडिट किया था गायकवाड़ साहब को। मैंने वो पांडुलिपि देखी है जो जैन साहब के मार्गदर्शन में गायकवाड़ साहब ने जो सूची पत्र बनाया था। जहाँ तक मेरी जानकारी है उस सूची पत्र का प्रकाशन नहीं हुआ है, लेकिन वो जबलपुर संग्रहालय के लिए वो इतना महत्वपूर्ण सामग्री है कि उसका प्रकाशन मुझे लगता है कि बहुत उपयोगी होगा, बहुत आवश्यक होगा। जिन पुस्तकों की बात विश्वकर्मा जी ने की, जब बाद में हम जाया करते थे तो वो बहुत उदारता से, एक तो उनका व्यक्तित्व ऐसा था जिसको कहा जाता है कि थोड़ा रिजर्व नेचर जो कहा जाता है, वो अपनी भावनाएं कभी व्यक्त नहीं किया करते थे। वो उनकी भावनाएं उनके कार्यों से अधिक व्यक्त होती थी। वो बहुत निष्क्रिय रूप से कहते थे। कोई चीज कभी मैंने पूछा कि सर ये चीज, तो वो देखो पीछे अलमारी में है, जाके देख लो। तो जो उनके ऑफ प्रिंट होते थे, बहुत सारी उनके हाथ की लिखी हुई चीजें, बहुत सारी टाइप की हुई चीजें। एक उदाहरण मैंने उषा मैडम से भी वो शेयर किया था। उसका एक उदाहरण है कि मड़वा महल शिलालेख जो इस संग्रहालय में रखा हुआ है, मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में आकार की दृष्टि से, जो भौतिक आकार है और श्लोकों की संख्या की दृष्टि से वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शिलालेख है। मैंने उसके लिए चर्चा की कि सर आप वहाँ थे और ये शिलालेख की जानकारी नहीं मिलती है, ये अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है क्या, ये इसको किसी ने नहीं पढ़ा है क्या? उसमें उन्होंने कहा था कि नहीं देखो वो पीछे अलमारी में देखो, तलाश लो। गायकवाड़ जी देखिए आप लोग, वो उसका टाइप किया हुआ स्क्रिप्ट, हाथ से लिखा हुआ, उसमें करेक्शन किया हुआ, उसकी प्रति उन्होंने हमको मिली और हम लोगों ने पूछा कि सर इसका प्रकाशन आपने नहीं कराया क्या, ये तो कंप्लीट है, ये तो पूरा इसका एडिटिंग हुआ है, संपादन हुआ है, तो देख लेना। बस इतना उन्होंने जवाब दिया। मुझे आज तक ये जानकारी नहीं है कि वो कहीं प्रकाशित हुआ था कि नहीं, लेकिन उसको मैंने अपने ब्लॉग पे उनके जो पर्चा उन्होंने दिया था उसका छाया चित्र, उसकी उन्हीं की हुई रीडिंग अपने छोटे से एक नोट के साथ कि वो किस प्रकार मुझे प्राप्त हुआ था, इस नोट के साथ मैंने अपने ब्लॉग पे सार्वजनिक किया है कि वो ऐसी और भी कई चीजें हैं जो, और जो भी चीज अल्प ज्ञात हैं, जो आमतौर से नहीं मिलती। सलखन से धातु प्रतिमाएं मिली थी, उस पर उन्होंने एक बहुत सुंदर छोटा सा नोट लिखा था, उसकी जानकारी थी। बाद में निगम सर से उसकी प्रति मुझे मिली, मूर्तियों की कहानी, एक बहुत छोटा सा कांकेर के सोमवंश को लेकर। तो दरअसल इतिहास के ऐसे पक्ष
जो उपेक्षित रह जाते हैं। दरअसल पुरातत्व का काम क्या है? जो जमीन में दब गया है, जो उपेक्षित है, जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन जो बहुत हमारे लिए गौरव का विषय है, ऐसी चीजों को खोज के लाना। तो मैंने ये महसूस किया है कि जैन साहब की निगाह हमेशा ऐसी चीजों की ओर होती थी कि कौन सी चीज उपेक्षित है, किस चीज की ओर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, किसे कौन से हमारे गौरव का विषय हो सकता है, उसे सामने लाया जाए। एक बात अंत में कि जब हम ये आज इकट्ठे हुए हैं शताब्दी वर्ष में, ये शताब्दी वर्ष अभी मैं मानता हूँ कि हम साल भर विशेष रूप से इस पर ध्यान देंगे और ये इस संग्रहालय का 150वां वर्ष होगा। उनकी जन्म शताब्दी का समारोह 1875 में ये जैसा यहाँ एक शिलालेख लगा हुआ है, तो मैं ये 150वां वर्ष और जैन साहब की शताब्दी का वर्ष, इसे एक इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। बातें अक्सर होती हैं और इस तरह के कार्यक्रम में होते हैं कि क्या नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ है। यूँ देखिए तो बड़ा नेगेटिव थॉट है, नकारात्मक दृष्टि है। लेकिन अगर ये नकारात्मक दृष्टि न हो तो क्या नहीं हुआ है का अगर हमको अफसोस न हो, चिंता न हो, परेशानी न हो, बेचैनी न हो, तब तक क्या करना है इस ओर हम प्रवृत्त नहीं होते। तो हमको ये देखना होगा कि क्या नहीं हुआ है, फिर आगे हम बढ़ें कि क्या करना है, और क्या करना है में कौन करेगा, कैसे करेगा, किसके, हमको क्या करना है, और अंत तक जाके मुझे क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूँ। अगर हम लोग जैन साहब के प्रति, इस क्षेत्र के इतिहास और पुरातत्व के प्रति, इस संग्रहालय के प्रति इस दृष्टि से सोचना आरंभ करें कि क्या नहीं हुआ है, तो मुझे दो चीज मैं अपनी ओर से ये कहना चाहूँगा उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए कि जिन प्रकाशन की चर्चा की उषा मैडम ने, ऐसे जितने भी प्रकाशन हैं जो उपलब्ध नहीं हैं, जो अल्पज्ञात है, हमारे एक परिचित हमारे भाई साहब हसीन चंदेल जी आए थे, वो चर्चा कर रहे थे कि जैन साहब का नाम हमने बहुत सुना है, जानते बहुत हैं, लेकिन कुछ उनके बारे में पढ़ने को हमको नहीं मिला है। तो इस तरह की चीज़ों को हम अगर सार्वजनिक कर सकें, और सार्वजनिक करने में बहुत आवश्यक है कि उसको हम इंटरनेट पे भी, वेबसाइट पे भी नहीं अपलोड कर सकें। वो पुस्तक रूप में होगा, जिसकी चर्चा हुई कि उत्तीर्ण लेख एक बार प्रकाशित हुआ, समाप्त हो गया, दूसरी बार उसका संशोधित संस्करण आया, परिवर्धित, संशोधित तो नहीं कहना चाहिए, वो समाप्त हो गया। तो दरअसल अब जो दौर है वो बहुत आवश्यक है कि वो कहीं ना कहीं इंटरनेट पर भी ऐसी चीजें आए। जो बात मैंने अंतिम कही कि उसमें हमको अपने ऊपर भी कोई जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैंने अपने ऊपर स्व आरोपित एक जिम्मेदारी ली है कि जैन साहब से संबंधित जितनी सामग्री मेरी जानकारी में है या मेरे पास है, उसे मैं क्रमशः अपने ब्लॉग के ऊपर सार्वजनिक कर रहा हूँ। ऐसे कम से कम 7-8 लेख, और जैसा मैंने बताया मालवा महल का लेख, मैं उसको सार्वजनिक कर चुका हूँ, जो सभी के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। कुछ और ऐसी सामग्री है जिनकी पुष्टि करके, जिसके ऊपर कोई उसमें एक अकादमिक टिप्पणी संभव है, वो करके मैं लगातार कर रहा हूँ। हम सबको अपने स्तर पर यह सोचना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, फिर आगे बढ़ें कि हम मिलकर क्या कर सकते हैं। इसी तरह हम सोचते चलें। और क्या नहीं हुआ है वो बहुत स्पष्ट है कि मैं मानता हूँ कि एक समग्र, जिसमें बालचंद्र, दरअसल वो सिर्फ बालचंद्र जैन साहब के प्रति नहीं, बल्कि हमारे पूरे देश के प्रति, हमारे पूरी संस्कृति के प्रति, पूरे पुरातत्व जगत के प्रति, वो किसी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा नहीं है, हमारी अपनी परंपरा के प्रति श्रद्धा है। हम जैन साहब के लिए अगर कुछ कर पाते हैं इस तरह का काम, तो हम अपनी परंपरा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं और अपने आत्मगौरव के लिए करते हैं। तो इसलिए हम अपने आत्मगौरव के लिए कर रहे हैं, सोच के करें
जैन साहब को जो करना था वो करके चले गए हैं, अपनी विरासत छोड़ के चले गए हैं, और अगर हम ये नहीं कर पाते हैं तब तक हम उनके कर्जदार बने रहेंगे। हम जीवन भर उनके कर्जदार बने रहें, लेकिन उसे उतारने का जितना संभव है प्रयास भी करते हैं। धन्यवाद।